हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो से जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का। दोस्तों हम लोग क्लास 11 का जो है मैथमेटिक्स शुरू कर रहे हैं। क्लास 11 का हम लोग मैथ शुरू कर रहे हैं और मैथ्स में जो है हम लोग पहला ही चैप्टर पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर 1 क्या है दोस्तों? मैथ में क्लास 11 के मैथ का चैप्टर 1 है सेट थ्योरी। ओके, जिसे हम सेट्स भी कहते हैं, सेट्स। ओके, या फिर हम इसे सेट थ्योरी भी कहते हैं, सेट थ्योरी। उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका ये दोस्तों लेक्चर 1 ही है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग पूरा सेट के बारे में जो है बेसिक्स पढ़ेंगे और उसके बाद डिस्कस करेंगे। इसी सीरीज़ में जो वीडियो होगा पूरा हम सेट थ्योरी को ख़त्म करेंगे। उसके बाद जो हम लोग सीरीज वाइज जैसे चैप्टर 1 हो गया उसी तरह से चैप्टर 2 हो जाएगा और इसी तरह से सारे चैप्टर को यहाँ पे ख़त्म करेंगे। तो दोस्तों सेट थ्योरी के सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं कि सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया किसने, क्या है। ये तो हम लोग बाद में जान ही लेंगे, इसी वीडियो में जान ही लेंगे। लेकिन एक साइंटिस्ट थे या फिर एक मैथमेटिशियन कह लीजिए, जॉर्ज, ठीक है, जॉर्ज, इनका नाम था जॉर्ज कैंटोर। ओके, ये एक मैथमेटिशियन थे जॉर्ज कैंटोर, जिन्होंने इस सेट थ्योरी को दिया था। ठीक है, इस थ्योरी के कॉन्सेप्ट को दिया था। ओके, कि ऐसा कुछ होता है। तो चलिए हम लोग दोस्तों एक बार अच्छे से लिख लेते हैं। सेट्स, ये हो गया हमारा। और इसके कॉन्सेप्ट को किसने दिया था दोस्तों? पहली बार इनको दिया था जॉर्ज कैंटर। ओके, इन्होंने दिया था। अब दोस्तों बात करते हैं कि सेट है क्या। दोस्तों हम हर दिन जो हमारे दिनचर्या में, जो ज़िंदगी में जो डेली के कुछ पल होते हैं, उनमें हम क्या देखते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो एक प्रकार की होती है। जैसे में मान लीजिए कि हम लोग कभी इंटरटेनमेंट के लिए ताश खेलते हैं। ताश मतलब आप लोग तो जान ही रहे होंगे कि ताश की जो गड्डी होती है उसमें जो हमारी 52 कार्ड्स होते हैं। तो वो जो 52 कार्ड हैं वो एक ही तरह के कार्ड है ना। भले ही सबका मतलब ये टाइप अलग अलग है। कोई इक्का है, कोई दो है, मीन्स कोई एक का है, कोई दो है, कोई तीन है, ऐसा कर सारे ही है। बट है तो सारे कार्ड ही ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये एक सेट है। मतलब 52 प्लेइंग कार्ड का, 52 प्लेइंग कार्ड का ये क्या है? एक सेट है। ये एक पैक है या एक सेट है जिसमें 52 एलिमेंट है, या फिर क्या बोलते हैं 52 जो है उसके अंदर हमारी क्या है? एलिमेंट है। तो अब जो है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एक सेट है। तो दूसरा एग्जांपल ले, ये तो हो गया प्लेइंग कार्ड का एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल ले, तो दूसरा एग्जांपल में हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास एक क्रिकेट टीम है। मान लीजिए एक क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम है। अब इसमें क्या है? क्रिकेट टीम मतलब 11 प्लेयर। अब ये 11 प्लेयर का क्या हो गया? एक सेट हो गया, है कि नहीं? ये एक सेट हो गया। सेट का हम डिफिनेशन आपको दोस्तों एकदम अच्छे से लिखाते चलेंगे, इसके लिए आप सोचना नहीं है आपको। अभी जो समझा रहा हूँ वो समझिएगा। सेट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाद में जब हम लोग सेट का यूज़ करेंगे, बहुत सारे चैप्टर में सेट का यूज़ आएगा। जैसे आपको सेट का यूज़ प्रोबेबिलिटी में आ जाएगा और बहुत सारे चैप्टर में सेट का यूज़ आएगा। और उस टाइम मैं अगर सेट बोलूँगा तो आपको दिखना चाहिए कि हाँ भाई सेट मतलब ये चीज़। ओके, तो इसीलिए मैं सबसे पहला चैप्टर ये दिया भी गया है और इसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे क्रिकेट टीम बोल दिया तो वहाँ पे 11 प्लेयर का एक सेट हो गया। चलिए जैसे हम मान लीजिए इस 11 प्लेयर के सेट को हम एक लेटर से डिनोट कर दी, ए। अब ए जो है एक सेट है जो क्या डिनोट करता है? 11 प्लेयर जो है क्रिकेट का 11 प्लेयर को डिनोट करता है। ठीक है, चलिए अब अगला हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं क्या? एक और एग्जाम्पल चलिए हम ये ले लेते हैं कि भारत में जितनी नदियाँ हैं, एन से डिनोट कर रहा हूँ। ये मान लीजिए एक सेट है जिसको एन से मैं डिनोट कर रहा हूँ और इसमें एन एन के सेट में क्या है? भारत की नदियाँ, भारत की नदियाँ। आप लोग पहले ज्योग्राफी वगैरह में पढ़ चुके होंगे, तो ये तो हम लोग मैथ का क्लास ले रहे हैं तो उधर ध्यान मत दीजिए। भारत की नदियाँ, तो फिर जब जैसे ही मैंने भारत की नदियों को एक सेट बनाया, एन सेट, अब क्या है कि यहाँ पे अगर हम नील नदी की बात करें तो नील नदी क्या भारत की नदी है? नहीं है, नदी भारत में बहती नहीं है वो। तो फिर वो इस सेट का पार्ट होगा नहीं। मतलब अगर गंगा की बात करें तो हाँ दोस्तों, गंगा बिल्कुल इस सेट का एक हिस्सा होगा। ठीक है, होगा कि नहीं?
तो सेट क्या है? सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे मैं भारत की नदियाँ, तो भारत में बहने वाली जितनी भी नदियाँ हैं उनके कलेक्शन का ही एक नाम है कि नहीं? उसी तरह से फिर से हम बात कर ले क्रिकेट टीम, तो इसमें 11 प्लेयर हुए, तो इसी को हम लोग क्या बोल देंगे? एक ये है। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अभी जहाँ पे भी मान लीजिए मैं किसी क्लासरूम में अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे बोर्ड है और यहाँ पे जो है बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है? यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं। अब मैंने क्या कहा कि इस क्लासरूम की मान लीजिए कुछ लड़कियाँ हैं और कुछ लड़के हैं। मैंने एक सेट बनाया कि इस क्लासरूम की लड़कियाँ जो है को मैंने एक सेट बना दिया। अब जितनी भी लड़कियाँ होंगी इस क्लासरूम में सब क्या होंगी? एक सेट हो जाएंगी। फिर मैंने अगला सेट देखा कि इस क्लासरूम के लड़के को मैंने एक सेट बना दिया। अब क्लासरूम के जितने भी लड़के होंगे वो क्या हो जाएंगे? इस सेट के पार्ट हो जाएंगे। अब मैंने क्या कह दिया, लड़की को छोड़ो, जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका हाइट 5 फीट से ज़्यादा है वो उनका एक सेट बना दिया। अब क्या हुआ कि इस सेट में वही लोग आएंगे जिनका हाइट 5 फीट से ऊपर होगा। 5 फीट से नीचे वाले लोग इस सेट में नहीं आएंगे। उसी तरह से मैं अगला सेट बना सकता हूँ कि देखो जिसके भी टेंथ में परसेंटेज जो है वो 60 से ऊपर आए हों, 60% से ऊपर आए हों, उसका एक सेट मैंने बना दिया। उसी तरह से सेट का मतलब क्या है कि जैसे मैं डिफाइन कर रहा हूँ, मतलब उन लड़कों को डिफाइन कर रहा हूँ जिनका परसेंटेज जो है 60 से ऊपर है ना? तो ये मैंने एक तरह का सेट बना दिया। तो यही जो है एक पर्टिकुलर टाइप के ऑब्जेक्ट का जो है एक कलेक्शन, ठीक है? कलेक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट, है कि नहीं? तो इसको मैं आपको लिखाऊंगा, तो लेकिन पहले मैं इसको समझा देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है? वैसे मैं एक बार फिर से बता दूँ कि मान लीजिए एक ख़ास तरह के लोग, जैसे मैं क्या हुआ, मैंने अभी क्लासरूम का एग्जाम्पल दिया, क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे हैं, तब मैं जब से ही बोलता हूँ मैं स्टूडेंट ऑफ माई क्लासरूम, मतलब इतने सारे बच्चे क्या हो गए? इस सेट के पार्ट हो गए। मैंने अब इस डिफिनीशन को चेंज कर दिया, मैंने बोला गर्ल्स ऑफ माई क्लासरूम। अब क्या है? इतनी सारी लड़कियां इस सेट के पार्ट हो गई ऑटोमेटिकली, है कि नहीं? जैसे ही मैंने सेट को डिफाइन किया, मतलब एक ही तरह के, जब मैंने सेट को डिफाइन किया तो मैं उस तरह को डिफाइन कर दिया, है ना? जैसे गर्ल्स, जैसे मैंने गर्ल्स बोल दिया मतलब वह तरह यही है ना, कि गर्ल्स के बारे में बात कर रहा हूँ। अब जितनी भी सेम तरह की हमारी चीज़ें होंगी, जैसे जितनी भी हमारी गर्ल्स हैं वो हो जाएंगी इस सेट के पार्ट। जैसे हम लोग अगर लड़कों की बात करें तो मैंने बोल दिया कि इस क्लास के लड़के, मतलब अब जितने भी लड़के हैं वो तो सेम टाइप के हो गए ना। मतलब जैसे मैंने से डिफाइन कर दिया कि लड़के, इस क्लास के लड़के, तो सारे लड़के तो सेम टाइप के हो गए। अब वो लड़के जो हैं क्या हो जाएंगे? इस सेट के पार्ट हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे सेट को समझ गए होंगे। अब हम लोग जो है थोड़ा बात करते हैं इस पर और डिटेल में, ठीक है? तो अब मैं अगर बात करूं कि देख भाई, मेरे पास एक सेट है, मैंने एक सेट बनाया एन में है भारत की नदियाँ, ठीक है? मैंने इस सेट को नाम एन दिया है, ठीक है? डिनोट एन से किया है, भारत की नदियाँ। तो ऑटोमेटिकली दोस्तों आप ज्योग्राफी में जाइए, बस ध्यान रखिए इस चीज़ को, ठीक है? इसमें अगर मैं बोलूँ क्या गंगा इस सेट का पार्ट है? जी हाँ, गंगा इस सेट का पार्ट है। क्या नील इस सेट का पार्ट है? नील इस सेट का पार्ट नहीं है, क्योंकि नील नदी भारत में नहीं बहती है। अमेजन है इस सेट का पार्ट? नहीं है, क्योंकि ये भारत में नहीं बहती है। गंगा है, उसी तरह से यमुना है, गोदावरी है। ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी नदियाँ जो हैं हमारे इस सेट का, जो एन सेट है, इसका पार्ट होगा ऑटोमेटिकली। तो चलिए इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों, तो हम लोग क्या देखेंगे कि, एक सेकेंड दोस्तों, हाँ, हम लोग अब क्या बोल सकते हैं कि ऐसा कुछ, अब देखिए दोस्तों, पूरे मैथ में जैसे मैं आप अगर अभी तक मैंने जो भी एग्जांपल दिया वो सब आउटसाइड रिलेटेड था, अब मैथ से मैं रिलेटेड देता हूँ, ठीक है? मान लीजिए मुझे एक सेट बनाना है नेचुरल नंबर का, सेट ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 10, अप टू मतलब 10 तक में जितने नेचुरल नंबर है, 10 को इंक्लूड करके 10 तक में जितने नेचुरल नंबर है उसका मैंने सेट बनाया। तो वो सेट क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 से कहाँ तक? 10 तक ये नंबर हो गए, सेट बन गया मेरा। उसी तरह से मैं बोल दूँ कि 10 तक के
10 तक के क्या बोल लूँगा, इवन नंबर। इवन नंबर मतलब क्या हो गया, अब हमारे सेट का पार्ट क्या होगा, 2 4 6, इवन यहाँ पे नेचुरल कर दीजिए, इवन नेचुरल नंबर, तो क्या हो जाएगा 4 8 10, ये हो गया हमारा सेट का पार्ट। तो इसी तरह से अब कुछ जो है हमारे मैथ में हर जगह इसका यूज तो आता ही है, इसीलिए हम लोग कुछ जो है कुछ स्टैंडर्ड सेट का डिनोशन मतलब क्या बोलेंगे उसको, उसका नोटेशन मान के चलेंगे। जैसे में अगर हम लोग बात करें तो कुछ जो है हमारी स्टैंडर्ड होंगे ही। जैसे में अगर n की बात करें तो n मतलब नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, इसको आप लोग नोट करेंगे, ठीक है, नेचुरल नंबर। अभी मैं सेट की डिफिनीशन नहीं बता रहा हूँ, सेट की डिफिनीशन अब बताऊंगा इसके बाद, लेकिन पहले आप लोग इसको नोट करेंगे। उसी तरह से अगर हम बात करें जेड की, जेड मतलब सेट ऑफ ऑल इंटीजर, सेट ऑफ ऑल इंटीजर। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को नेचुरल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, ये पता होगा। वैसे नेचुरल नंबर मैं बता दूं कि 1 से लेकर के जितने भी 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी सारी नेचुरल नंबर है। और इंटीजर की बात करें तो इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे +-1 +-2, मतलब नेचुरल नंबर की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही वैल्यू जो है क्या होंगी, हमारी इंटीजर का पार्ट होंगी। उसी तरह से उसको जेड से डिनोट करेंगे, पूरे मैथ में हम लोग इसको इसी तरह से डिनोट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद बात करें क्यू मतलब सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर होता है जिसे हम p/q के रूप में लिख सके, मतलब परिमेय संख्या है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो अगर हम r की बात करें, r मतलब सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। अब देख पा रहे हैं आप कि रियल नंबर के जो एक ही तरह के, मैंने बता दिया ना कि एक ही तरह के जो नंबर है, जो रियल नंबर है, उनका एक सेट को ही हम आर से डिनोट कर दे रहे हैं, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। अगर हम लोग बात करें कि चलिए इसी में हम अगर जेड प्लस कर दिए तो मतलब सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे इंटीजर का मतलब क्या था, +-1 +-2, लेकिन यहाँ पे जेड प्लस का मतलब ओनली पॉजिटिव इंटीजर, मतलब +1 +2, मतलब नेगेटिव वाली चीज़ें जो है यहाँ पे नहीं होंगी, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें आर प्लस की तो सिर्फ वही बात हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ तो आपको समझ में आई होगा। चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे इसमें बढ़ते हैं। आगे दोस्तों हम लोग अब क्या देखते हैं कि जो है अब जो है आप लोग को ये तो पता चल गया होगा, लेकिन अब जो है हमें ये चीज़ डिफाइन करने की ज़रूरत आ गई है कि सेट होता क्या है, ठीक है। तो अब हम लोग सेट की डिफिनीशन देख लेंगे। ये इसे आपको लिखना है। अभी तक तो मैं वैसे आपको सेट का डिफिनीशन तो क्लियर हो ही गया होगा, बट मैं अब लिखाने के लिए लिखा दे रहा हूँ कि सेट इज़ अ जो है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या है सेट, या फिर सेट की जगह पर हम ये भी लिख सकते, इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। क्या है, एक कलेक्शन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑफ ऑब्जेक्ट्स या फिर एलिमेंट्स, दोनों बात सेम ही है। तो दोस्तों क्या हुआ कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड मतलब क्या वेल डिफाइंड मतलब क्या, आप लोग क्या समझ रहे हैं। चलिए इस चीज़ को पहले अच्छे से समझिए। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, देख भाई, सबसे मुझे एक ऐसा सेट बना के दो जिसमें सबसे अच्छे फल हों, सबसे अच्छे फल हों, मीन्स बेस्ट फ्रूट, बेस्ट नहीं, आप ये कह सकते हैं कि स्वीटेस्ट फ्रूट्स। अब क्या कहूँ मैं इस सेट को, कोई आदमी बोलेगा कि भाई अच्छे फल में जो मुझे लगते हैं वो लगते हैं आम और अंगूर,
मतलब 5 सबसे अच्छे की बात कर, चलिए दो ही की बात कर रहा हूँ, 2 सबसे अच्छे फल की बात कर रहा हूँ। तो कोई बोलेगा आम अंगूर, दूसरा इंसान बोलेगा नहीं, मेरे लिए जो है मुझे आम तो पसंद है ही, लेकिन आम के बाद अगर मुझे बोला जाए तो मैं सेब को ज़्यादा पसंद करूँगा। ठीक है, तो अब क्या है यहाँ पे, क्या ये सेट वेल डिफाइंड है? नहीं। ये जो सबसे अच्छे फल, यहाँ पे कंट्रोवर्सी आ गई है ना, यहाँ पे कंट्रोवर्सी दिख रही है कि किसी आदमी के लिए तो ये दोनों फल सबसे अच्छे होंगे, किसी तो आदमी के लिए ये दोनों फल सबसे अच्छे होंगे। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं कि सबसे महान मैथमेटिशियन, ठीक है, सबसे महान मैथमेटिशियन, 5 सबसे महान मैथमेटिशियन की अगर बात करें, मैथमेटिशियन। अब कुछ लोग जो बोलेंगे कि देखो ये जो है, ये 5 मैथमेटिशियन जो है इन्हें मैं सबसे महान मानता हूँ। ठीक है, और कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, इन 5 को नहीं, मैं इन 5 को जो है मैं सबसे महान मैथमेटिशियन मानता हूँ। तो ये आपके मानने के ऊपर है, मतलब ये क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है, ये जो है वेल डिफाइंड नहीं हुआ, मतलब इसको हम एक सेट नहीं बोल सकते हैं। अगर ये वेल डिफाइंड होता तो हम इसे एक सेट बोलते, लेकिन अब इसे हम सेट नहीं बोलेंगे क्योंकि ये वेल डिफाइंड मतलब अच्छी तरह से डिफाइंड नहीं है। ये अच्छी तरह से डिफाइंड नहीं है। कैसे? 5 सबसे महान मैथमेटिशियन मतलब तुम्हारे लिए कोई और होंगे, हमारे लिए कोई और होंगे। 5 सबसे मीठे फल मतलब, अरे तुम किसी और फल को अच्छे कंसिडर कर रहे हो, हम किसी और फल को अच्छे कंसिडर कर रहे होंगे। तो ऐसे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, देखिए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट तो होने ही चाहिए, बट कैसे होने चाहिए, वेल डिफाइंड होने चाहिए। ठीक है, तो सेट जो है हमेशा वेल डिफाइंड होगा। जैसे भारत की नदियाँ, अगर भारत की नदियाँ की बात करें तो जितनी भी सारी नदियाँ हैं, जब जैसे ही नील की बात करेगा तो बोलेंगे नहीं, नील भारत की नदी नहीं है, गलत। अमेजन की बात करें तो नहीं, गलत है। अगर गंगा की बात करें तो हाँ सही है, यमुना की बात करें हाँ सही है। तो यहाँ पे वेल डिफाइंड है ना, डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है 5 सबसे महान मैथमेटिशियन, मान लीजिए मैंने अभी जिनका नाम लिया था जॉर्ज कैंटर, कोई बोलेगा कि हाँ ये महान मैथमेटिशियन थे, कोई बोलेगा कि नहीं ये महान मैथमेटिशियन नहीं थे, तो हम इसके बारे में बात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है हमारा अगला सवाल आता है कि ये जो है वेल डिफाइंड होना ही चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आप लिख लेंगे और एग्जाम्पल भी ये दे देंगे यहाँ पे दोस्तों। जब आप इसको लिखेंगे तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी देंगे वेल डिफाइंड होने का। ठीक है, इसको ताकि आपको बाद में याद रहे। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब दोस्तों मैं सेट के बारे में जो है 3 बातें आपको बता देना चाहता हूँ। ठीक है, 3 बातें मैं क्या बताना चाहता हूँ। सबसे पहले कि जब भी नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा, नोट पॉइंट 1 है कि जब भी हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट या फिर एलिमेंट या फिर क्या, मेंबर या फिर और भी कुछ चीज़ें, तो ऑफ अ सेट बोलेंगे, ऑफ अ सेट। तो इन तीनों का मतलब एक ही होगा। मतलब हम ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेट बोल दें, एलिमेंट ऑफ अ सेट बोल दें, मेंबर ऑफ अ सेट बोल दें, ठीक है, तो सबका मतलब एक ही होगा। जैसे ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 को क्या बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेट है, एलिमेंट ऑफ ए सेट है, मेंबर ऑफ ए सेट है। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं, ये तीनों ही सही होंगे। ठीक है, मतलब इस 1 2 3 5 को अगर कोई बोलेगा कि ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेट, एलिमेंट ऑफ सेट और मेंबर ऑफ सेट, तो तीनों बात बराबर ही है। ओके, चलिए अब दूसरा पॉइंट क्या है मेरा, दूसरा पॉइंट हमारा ये है। दूसरा पॉइंट दोस्तों हमारा क्या है, दूसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर हमें सेट को डिफाइन करना है तो हम कोशिश ये करेंगे कि सेट को रिप्रेजेंट हम कैपिटल लेटर से करें। ठीक है, सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स इन जनरल। मैं जनरली मतलब मैं साधारणतया की बात कर रहा हूँ, मतलब हमें कैपिटल लेटर से सेट को रिप्रेजेंट करना चाहिए। एंड एलिमेंट, सेट का जो एलिमेंट है, एलिमेंट या फिर ऑब्जेक्ट
या फिर मेंबर, सेट का एलिमेंट या ऑब्जेक्ट या मेंबर जो होता है वो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल लेटर्स से। जैसे में मान लीजिए भी एक सेट है, क्या, सेट ऑफ वॉवेल लेटर्स। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो वॉवेल लेटर्स है, एक होता है क्या, कॉन्सोनेंट, एक होता है वॉवेल। तो ए, ई, आई, ओ, यू। देखिए मैंने इसको कैपिटल लेटर से डिनोट किया है, बाकी को स्मॉल लेटर से, इसके सेट के जो है एलिमेंट उसको स्मॉल लेटर से डिनोट किया है ना। तो इसी अप्रोच को जो हमें फॉलो करना है, क्योंकि यही देखिए, अगर कोई इंसान बोले कि नहीं मैं स्मॉल लेटर से ही सेट को, मतलब सेट को डिनोट करूँगा, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन इन जनरल साधारणतया हम लोग क्या करते हैं कि सेट को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, और सेट के एलिमेंट को, सेट के अंदर की जो चीज़ें हैं, जैसे मैं अभी मैंने क्या बात करा था कि एन क्या है, भारत की नदियां हैं, और इसके अंदर जो हम लोग गंगा, तो जैसे मैं जी से गंगा को डिनोट कर दिए, वाई से यमुना को डिनोट कर दिए, इसी तरह से जो है हम लोग इसके अंदर के जो एलिमेंट होंगे उसको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे, और जो इस सबको मिलाने से जो सेट बनेगा उसको हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे। हमारा तीसरा पॉइंट क्या कहता है, हमारा तीसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर सेट के एलिमेंट को हम लोग, सेट के एलिमेंट को हमें डिनोट करना है। जैसे मैं पहला पॉइंट हमारा क्या था, पहला पॉइंट क्या है कि एलिमेंट, या फिर एलिमेंट कह लो, ऑब्जेक्ट कह लो, या फिर मेंबर कह लो, सब तीनों बात बराबर ही है। दूसरा पॉइंट क्या था कि सेट को हम लोग डिनोट हमेशा क्या करेंगे, सेट को हम लोग कैपिटल से डिनोट करेंगे। और तीसरा पॉइंट क्या है, सेट के एलिमेंट को हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। यही तीनों पॉइंट आपको जो है याद रखने हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट इन्हें याद रखना ज़रूरी भी है। ओके, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों 2-3 आपको नोटेशंस मिलेंगी यहाँ पे, जो कि जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक सेट बनाया, मैंने या फिर आपने बनाया, एक सेट बनाया ए, और कह दिया, क्या कह दिया कि ए इज ए सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर अप टू 5। ऑल ऑड, यहाँ पे दोस्तों जोड़ लीजिएगा, नेचुरल नंबर। ठीक है, अब इसका मतलब ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, ए इज इक्वल टू 1, 3, 5 हो गया। अब आप क्या बोलिएगा, ए जो है 1 बिलोंग्स टू, 1 क्या बोलिएगा, 1 बिलोंग्स टू ए। उसी तरह से 3 बिलोंग्स टू मतलब हिस्सा है, 1 जो है ए का हिस्सा है, 3 जो है ए का हिस्सा है, मतलब 3 भी ए को बिलोंग करता है। ठीक है, 5 बिलोंग्स टू ए। अब इसी चीज़ को जो है हमारे मैथ की भाषा में इसे हम लोग एक ये दे देते हैं, इसे हम लोग क्या कर देते हैं, एक चिन्ह दे देते हैं, एक साइन दे देते हैं, बिलोंग्स टू। ठीक है, इसको हम लोग एप्सिलॉन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलने के लिए ई एप्सिलॉन बोलते हैं। ठीक है, एप्सिलॉन, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू। इसका मतलब हम लोग मैथ में क्या मानेंगे, बिलोंग्स टू मीन्स बिलोंग्स टू। अब नॉट बिलोंग्स टू को क्या करेंगे, इसको बस काट देंगे, तो नॉ मतलब 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ओके, मतलब 7 जो है इस सेट में हमारा 7 बिलोंग कर रहा है क्या, नहीं है, इस सेट में तो 7 है ही नहीं, मतलब 7 जो है ए को बिलोंग नहीं करता है। तो नहीं करने को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, बिलोंग करा देंगे, उसको काट देंगे। ठीक है, 9 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 9 जो है ए को बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, यह हो गई। अब जो है हम लोग आगे बात करते हैं। अब दोस्तों ज़रा सा हम बात कर लेते हैं कि सेट को डिनोट करने के तरीके के कौन कौन से हैं। अभी आप लोगों ने बहुत सारे देखा होगा। अब जो है हम लोग सेट को डिनोट करने का तरीका देख लेते हैं। तो सेट को हम लोग जनरली 2 तरह से डिनोट कर सकते हैं। देयर आर 2 ways
ऑफ डिनोटिंग ए सेट, डिनोटिंग अ सेट। ओके, कौन कौन से हैं वो दो तरीके? एक तो है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। पहला को हम लोग बोलते हैं रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। और दूसरा हमारा क्या है? दूसरा हमारा है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब सेट को लिखने का, सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। वो है पहला है हमारा रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, दूसरा क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। दोस्तों ये क्या है, मतलब इसमें क्या है, तो बस इसको देख लीजिए। रोस्टर या टेबुलर फॉर्म जो होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए हमें क्या करना है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर अप टू जो हमें मान लीजिए 5 लिखना है, तो हम लोग रोस्टर फॉर्म में क्या करेंगे, n लिख लेंगे ऐसे करके। इसमें जो है हम लोग पहले ये ब्रैकेट देंगे, करली ब्रैकेट, ठीक है, और उसके बाद 1 2 3 4 5 और फिर करली ब्रैकेट बंद कर देंगे। मतलब इसमें एक चीज़ देखिएगा, आपने हर एलिमेंट के बगल में कॉमा दिया होगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, n इज इक्वल टू सेम ऐसा लिख लेंगे, n इज इक्वल टू x लिख देंगे, और x क्या है, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5। बस यही चीज़ हो गया एक सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका। उसी तरह से अगर हम बात करें कि हमें अब लिखना क्या है कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर अप टू, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर अप टू मान लीजिए मैं 6 लिखता हूँ। तो एक तरीका क्या है, रोस्टर फॉर्म। अभी रोस्टर फॉर्म में लिखना है, मान लीजिए इस सेट को हम क्या, अब बोलिए, हम इस सेट को मान लीजिए एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्म में क्या लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर अप टू 6 है, 1 2 3 4 5 6। इस फॉर्म में दोस्तों क्या इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्म में क्या इंपॉर्टेंट है, ये करली ब्रैकेट और ये कॉमा, देख रहे हैं, ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है, दूसरा हमारा तरीका होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ नहीं, एस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, एस इज इक्वल टू लिखेंगे सेम, यहाँ पे लिख देंगे एक्स। एक्स एक क्या है, एक वेरिएबल है, ठीक है, और एक्स को हम लोग डिफाइन करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स को डिफाइन करेंगे, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल मतलब प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 6। बस ये हमारा क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, और ये हो गया हमारा रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। तो इसी पे जो है हमारा जो है कुछ सवाल होगा जो कि आप लोग खुद से देखेंगे और किताब में से प्रैक्टिस करेंगे। मैंने यहाँ तक जो है क्लियर कर दिया है, क्लियर बता दिया है दोस्तों। तो ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो मैं इस वीडियो को अब यहीं पे रोकता हूँ। दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप लोग चैनल को लाइक तो मतलब वीडियो को लाइक तो करेंगे ही, चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम इस जो है वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। धन्यवाद आप लोग का, धन्यवाद देखने के लिए, धन्यवाद।